नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 11 राखी का मूल्य नामक पाठ के मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित प्रश्नों में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर और भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर का ये वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग पहले प्रश्न को समझेंगे, इसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न स्टार्ट करेंगे, मौखिक के बाद लिखित में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, इसके बाद इस पाठ से संबंधित जो व्याकरण है, भाषा की बात के जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो इस चैप्टर से आने वाली सारे प्रश्नों को आसानी से आप कर सकोगे। तो चलिए आज का सेशन, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मौखिक का, रानी कर्मवती को युद्ध में विजय पाने के लिए क्या उपाय सूझा। मौखिक प्रश्न पहला है, रानी कर्मवती को युद्ध में विजय पाने के लिए क्या उपाय सूझा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मौखिक प्रश्न का पहला उत्तर है चित्तौड़ की महारानी कर्मवती अपने पति की मृत्यु के पश्चात, क्या है इसका उत्तर, चित्तौड़ की महारानी कर्मवती अपने पति की मृत्यु के पश्चात दुश्मनों से मेवाड़ की रक्षा हेतु या रक्षा के लिए हुमायूं से सहायता मांगने के लिए उसे राखी भेजती है। प्रश्न क्या था, रानी कर्मवती को युद्ध में विजय पाने के लिए क्या उपाय सूझा। तो इसका जवाब था, चित्तौड़ की महारानी कर्मवती अपने पति की मृत्यु के पश्चात दुश्मनों से मेवाड़ की रक्षा हेतु हुमायूं से सहायता मांगने के लिए उसे राखी भेजती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हुमायूं के साथ और कौन कौन से व्यक्ति डेरे में बैठे थे। हुमायूं के साथ और कौन कौन से व्यक्ति डेरे में, उसके शिविर में, उसकी छावनी में कौन कौन से व्यक्ति बैठे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हुमायूं के साथ डेरे में, शिविर में तातर खां और हिंदू बेग डेरे में बैठे थे। हुमायूं के साथ तातर खां और हिंदू बेग डेरे में बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुमायूं की प्रतिक्रिया और दूत की कही गई बातों से उनके चरित्र की किन विशेषताओं का परिचय मिलता है। हुमायूं की प्रतिक्रिया और दूत की कही गई बातों से उनके किस चरित्र की विशेषताओं का परिचय मिलता है, प्रश्न था। इसका जवाब होगा प्रश्न नंबर 3 मौखिक का, हुमायूं ने कहा बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और सल्तनतों से बढ़कर के है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, इससे हिंदू मुसलमान की एकता और प्रेम भावना का परिचय मिलता है। प्रश्न था, हुमायूं की प्रतिक्रिया और दूत की कही गई बातों से उनके चरित्र की किन विशेषताओं का परिचय मिलता है। किनके चरित्र की, हुमायूं के चरित्र की किन विशेषताओं का परिचय मिलता है। तो परिचय किस प्रकार से, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो उत्तर है वो है, हुमायूं ने कहा बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और सल्तनतों माने सल्तनत माने राज्यों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, इससे हिंदू मुसलमान की एकता और प्रेम भावना का परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटे छोटे वैमनस्य, वैमनस्य माने होता है शत्रुता, छोटे छोटे वैमनस्य छोड़कर ही हम बड़े उद्देश्य के लिए काम कर सकते हैं, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा, इस नाटक के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि हम छोटी छोटी
दुश्मनी को भूलकर अपनी मित्रता को बना सकते हैं और इस तरह समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर फिर से एक बार रिपीट करता हूं। इस नाटक के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि हम छोटी छोटी दुश्मनी को भूलकर अपनी मित्रता को बना सकते हैं और इस तरह समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में यह एकांकी किस प्रकार सहायक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जवाब है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में यह एकांकी किस प्रकार सहायक है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में यह जो एकांकी है किस प्रकार सहायक हो सकती है उसकी बात की जा रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक ऐतिहासिक कहानी है। कैसी कहानी है? ऐतिहासिक कहानी है जिसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठकर राखी के मूल्यों को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन था राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में यह एकांकी किस प्रकार सहायक है। तो इसका जवाब यह था, यह एक ऐतिहासिक कहानी है जिसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठकर राखी के मूल्यों को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके मौखिक 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आपका स्टार्ट होता है लिखित में। सबसे पहले लघु उत्तरी, इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न और उनके उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न पहला है, रानी कर्मवती ने अपने स्वामी की प्रशंसा में क्या कहा। रानी कर्मवती ने अपने स्वामी की प्रशंसा में क्या कहा। तो इसका जवाब सुनिए, करा है रानी कर्मवती ने अपने स्वामी की प्रशंसा में कहा कि उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। रानी कर्मवती ने अपने स्वामी की प्रशंसा में कहा, हमारे स्वामी के रहते उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक माने उनके प्रभाव से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था। रानी कर्मवती ने अपने स्वामी की प्रशंसा में कहा, हमारे स्वामी के जीवित होते समय किसी को मेवाड़ के सीमा में पैर रखने की हिम्मत नहीं थी और दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण उनके नाम से कांपा करते थे। ये लघु उत्तरी का पहला उत्तर था। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, बाघ सिंह ने युद्ध के विषय में क्या जानकारी दी। दूसरा क्वेश्चन है, बाघ सिंह ने युद्ध के विषय में क्या जानकारी दी। तो दूसरे का उत्तर सुनिए, बाघ सिंह ने युद्ध के विषय में यह जानकारी दी। बाघ सिंह ने युद्ध के विषय में यह जानकारी दी कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं किंतु हमारी सेना बहुत कम है। शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से करना बहुत मुश्किल है। क्या कहा बाघ सिंह ने? बाघ सिंह ने युद्ध के विषय में यह जानकारी दी कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं किंतु हमारी सेना बहुत कम है, शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से करना बहुत मुश्किल है। ऐसी सूचना रानी कर्मवती को बाघ सिंह ने दिया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर
ख में जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर इसके उत्तर को देखते हैं। हुमायूं की बात का विरोध तातर खां और हिंदू बेग क्यों कर रहे थे? तातर खां और हिंदू बेग हुमायूं के दोनों सेनापति थे और यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है हुमायूं की बात का विरोध तातर खां और हिंदू बेग क्यों कर रहे थे? तो उसका उत्तर सुनिए। तातर खां और हिंदू बेग हुमायूं के सेनापति हैं। जब हुमायूं कर्मवती का पत्र पढ़ता है, जब हुमायूं कर्मवती का पत्र पढ़ता है तो उत्सुक होकर उनकी राखी को स्वीकार कर लेता है। तातर खां और हिंदू बेग हुमायूं के सेनापति हैं। जब हुमायूं कर्मवती का पत्र पढ़ता है तो उत्सुक होकर उनकी राखी को स्वीकार कर लेता है और भाई बहन के रिश्ते को दुनिया के सभी रिश्तों से ऊंचा मानने लगता है। यह सब सुनकर हिंदू बेग और तातर खां कर्मवती के पति महाराणा संग्राम सिंह के अत्याचारों को याद दिलाकर यह कहते हैं, जहां पना के बाद छोटा सा नीचे चिन्ह लगा है, इसे अल्प विराम के नाम से जानते हैं। कहता है जहां पना कर्मवती के पति आपके अब्बाजान माने पिताजी के जानी दुश्मन थे, इसलिए आप इस रिश्ते पर विश्वास मत कीजिए। जब हुमायूं ने कर्मवती के द्वारा भेजे गए पत्र और राखी को स्वीकार कर लेता है और हुमायूं कहता है भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्तों से ऊंचा होता है। यह सब सुनकर हिंदू बेग और तातर खां हुमायूं से कहते हैं कि कर्मवती के पति जो महाराणा संग्राम सिंह थे वे आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन थे, इसलिए आप इस रिश्ते को मत स्वीकार कीजिए। कौन कह रहा है? हिंदू बेग और तातर खां हुमायूं से कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरी के पहला का उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है नाटक के आधार पर हुमायूं और कर्मवती के चरित्र की विशेषता लिखिए। कह रहा है नाटक के आधार पर हुमायूं की और रानी कर्मवती के चारित्रिक विशेषता लिखिए, उनके गुणों का उल्लेख करिए। तो चलिए हम एक एक देखते हैं। पहले कर्मवती की चारित्रिक विशेषता, फिर हुमायूं की चारित्रिक विशेषता के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, कह रहा है कर्मवती एक साहसी और बुद्धिमान नारी थी। पहली विशेषता इसका बता रहा है, कर्मवती साहसी और बुद्धिमान नारी थी। वह देशभक्त और वीरांगना थी। इतना ही नहीं, वह देशभक्त भी थी और वीरांगना थी। वीर योद्धा के समान युद्ध करने वाली थी। इसीलिए अपने देश की रक्षा के लिए वह पुरानी दुश्मनी को भूलकर हुमायूं को अपना भाई बनाती है, ताकि हुमायूं अपनी सेना की सहायता से मेवाड़ की रक्षा कर सके। क्या कर सके? मेवाड़ की रक्षा कर सके। ये रानी कर्मवती की चारित्रिक विशेषताएं हैं, जिसमें बताया गया कि रानी कर्मवती साहसी थी, बुद्धिमान थी, वीरांगना थी और अपने देश की, अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को अपना भाई मानती है और उसकी पुरानी दुश्मनी को क्या करती है? भूल जाती है। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका हुमायूं की चारित्रिक विशेषता है। हुमायूं खुश दिल और रिश्ते निभाने वाला इंसान था। हुमायूं खुश दिल और रिश्ता निभाने वाला इंसान था। यहाँ पे है लिखा है, होगा था, इंसान था। राखी पाकर वह इतना खुश होता है कि वह महाराणा संग्राम की दुश्मनी को भूल जाता है और हिंदुस्तान की इज्जत को अपना समझता है। मुस्लिम होकर भी वह हिंदू रीति रिवाज को महत्व देता है। तो यहाँ पे हुमायूं के चरित्र की विशेषता की गई कि हुमायूं ने जैसे ही राखी पाया,
राखी पा करके वह पुरानी दुश्मनी को भूल जाता है और हिंदुस्तान की इज्जत को अपनी इज्जत समझने लगता है। मुस्लिम होकर भी हिंदू रीत रिवाज को महत्व देता है। इस प्रकार से रानी करमती की चारित्रिक विशेषताएं और हुमायूं की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से थी। तो आगे चलते हैं। अब हम लोगों का स्टार्ट होगा भाषा की बात के प्रश्न। भाषा की बात के प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं उर्दू भाषा में और उर्दू भाषा के शब्दों को हमें हिंदी भाषा में बदल करके लिखना, हिंदी पर्याय लिखना है। जो उर्दू में दिए गए हैं उन शब्दों को हिंदी लिखनी है। तो उर्दू भाषा के शब्द जो हैं आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। पहला शब्द है इज्जत, किस्मत, तारीफ, खून, अफसोस, फौज, खुशकिस्मत। ये जो 4-5 शब्द हैं सब उर्दू भाषा के हैं। क्या क्या है? इज्जत है, किस्मत, तारीफ, खून, अफसोस, फौज और खुशकिस्मत। तो एक एक शब्द का जो हिंदी पर्याय होगा वो आप लोग देखते चलें। पहला है इज्जत। इज्जत का मतलब होता है आदर। इज्जत का मतलब क्या है? आदर। इज्जत का मतलब आदर। और दूसरा किस्मत। किस्मत माने होता है भाग्य। किस्मत का पर्याय क्या हो जाएगा? भाग्य। किस्मत शब्द उर्दू भाषा का है। तारीफ भी उर्दू भाषा का शब्द है, इसका हिंदी पर्याय होगा प्रशंसा करना। और खून भी उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्त। अफसोस उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी पर्याय होगा पश्चाताप। और फौज जो है उर्दू भाषा का शब्द है जिसका पर्याय होगा सेना। और खुशकिस्मत माने सौभाग्य। खुशकिस्मत उर्दू भाषा का शब्द है, इसका हिंदी पर्याय होगा सौभाग्य। तो उर्दू भाषा के शब्द जो दिए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में उनका लिखना क्या है? हिंदी पर्याय लिखना है। तो इज्जत का मैंने आदर बताया और किस्मत का भाग्य बताया, तारीफ का प्रशंसा होगा, खून का रक्त होगा, अफसोस का पश्चाताप होगा, फौज का सेना होगा और खुशकिस्मती का सौभाग्य होगा। इस प्रकार से ये हमारे पर्याय रहे। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख भाषा की बात में। यह कह रहा है सामान्य या आदर दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। कह रहा है सामान्य सम्मान या आदर दर्शाने के लिए, सम्मान या आदर दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग होता है या करते हैं। सम्मान या आदर दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे इस समय मेरे स्वामी नहीं है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है। एक वचन का शब्द को हमने क्या किया? सम्मान या आदर देने के लिए इसको बहुवचन में कन्वर्ट कर लिया। परिभाषा में दिया सम्मान या आदर दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। जिस वाक्य में या पद में सम्मान दर्शाया गया हो, पद या वाक्य एक वचनांत है तो उसको बहुवचन में बदलना होगा। वही काम यहाँ पे किया गया है। जैसे इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की तरफ आंख उठाने का किसमें साहस था। तो इस प्रकार से कह रहा है सम्मान और आदर दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार से 2 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य है आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। यहाँ पे एक वचन के स्थान पे क्या कहा गया? बहुवचन का प्रयोग किया, आप बैठ जाइए। तो सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया। दूसरा है प्रधानाचार्य जी आए। प्रधानाचार्य जी आए, यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग। नीचे कुछ भाववाचक शब्द दिए गए हैं, बताइए कि वे किस मूल शब्द से बने हैं। तो नीचे क्या कह रहा है? कुछ भाववाचक शब्द दिए गए हैं। भाववाचक शब्द दिए गए हैं, उन्हें देख करके ये बताना है ये किस मूल शब्द से बने हैं। तो मूल शब्द से बने हैं तो इसमें आपको जानना ये होगा कि आपको मैंने प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बताया था। जब कोई उपसर्ग
किसी मूल शब्द के पहले लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, और जब कोई प्रत्यय किसी मूल शब्द के बाद में लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, नीचे कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं, बताइए कि किस मूल शब्द से बने हैं। ये भाववाचक संज्ञा दी गई है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दशा हाव भाव का जहां बोध होगा उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में कोई न कोई प्रत्यय लगा होता है, तभी जाकर के वो भाववाचक संज्ञा बनती है। तो भाववाचक संज्ञा में से जैसे ही प्रत्यय को अलग कर देंगे तो उसका मूल शब्द हमारा निकल आता है। तो पहला देखिए शब्द दिया गया है शीतलता। क्या दिया गया है, शीतलता। शीतलता में इसको मूल शब्द को हम अलग करेंगे या प्रत्यय को अलग कर देंगे तो भी मूल शब्द अलग हो जाएगा, या मूल शब्द से प्रत्यय को अलग करेंगे तो भी होगा, लेकिन हमें मूल शब्द को अलग करना है तो इसका मूल शब्द हो जाएगा शीतल। क्या होगा, शीतल। इसमें ता प्रत्यय लगा था जो कि शीतलता बनाता था। इसका मूल शब्द क्या है, शीतल। दूसरा है थकावट। क्या है, थकावट। थकावट का मूल शब्द है थकना। थकावट का मूल शब्द होगा थकना। इसमें आवट प्रत्यय लगा हुआ था। कौन सा प्रत्यय, आवट प्रत्यय लग करके थकावट बना था, और इसका मूल शब्द है थकना। तीसरा है सुखी। इसका मूल शब्द है सुख। इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ था, और ई प्रत्यय को जब अलग कर देते हैं तो इसका मूल शब्द सुख बच जाता है। मनुष्यता। मनुष्यता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। इस ता प्रत्यय को जब अलग करेंगे तो हमारा मूल शब्द बन जाएगा मनुष्य। विनम्रता। इसमें भी ता प्रत्यय लगा है। ता प्रत्यय को अलग करेंगे तो हमारा शेष बचेगा विनम्र। इस प्रकार से जो भी भाववाचक संज्ञा बनती है उसमें कोई न कोई प्रत्यय लगा होता है। प्रत्यय लग करके उसको भाववाचक में बदल देता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर घ है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए। एक चीज इसमें आपको ध्यान से समझने की बात है, कभी भी मुहावरे का अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करते। जब भी प्रश्न दिया जाता है तो आपको यही बताया जाता है, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसका, मुहावरे का, उसके अर्थ का नहीं। कहता प्रश्न क्या, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसके अर्थ को ही वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, तो मुहावरा वाक्य का प्रयोग उनका गलत हो जाता है। प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ लिखेंगे फिर मुहावरे का ही वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। तो पहला मुहावरा आपका है आंख उठाना। आंख उठाना, इसका अर्थ है कि भारतीयों के सामने आंख उठाना असंभव है। आंख उठाना असंभव है, भारतीयों के सामने आंख उठाना असंभव है, ये वाक्य में प्रयोग है। फिर है प्राण कांपना, भयभीत होना, इसका अर्थ होगा भयभीत होना। आंख उठाना साहस करना इसका अर्थ होता है, और प्राण कांपना भयभीत होना। स्वाहा करना मीन्स होता है नष्ट करना। घाव भरना माने ईर्षा दूर होना। घाव भरना ईर्षा दूर होना। इस यहाँ पे घाव भरने से तात्पर्य है दुश्मनी भूल जाना। ठीक, तो आइए इसके वाक्य को प्रयोग में करते हैं। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, भारतीयों के सामने आंख उठाना। आंख उठाना आपका मुहावरा था, इसको वाक्य में प्रयोग किया तो भारतीयों के सामने आंख उठाना असंभव है। ये सिर्फ उदाहरण के रूप में मैंने इसको दिया, लेकिन आप इस आंख उठाना शब्द को लेकर के आप अपने तरीके से मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो वाक्य बने वो सार्थक अर्थ उसका होना चाहिए। प्राण कांपना भयभीत होना जिसका अर्थ है, तो इसके वाक्य में प्रयोग करें, शेर को देखते ही मेरे प्राण कांप गए। शेर को देखते ही मेरे प्राण कांप गए। स्वाहा करना नष्ट करना, इसका अर्थ बताया। स्वाहा करना नष्ट करना, इसका अर्थ होता है कुसंगति ने
इसका वाक्य में प्रयोग, कुसंगति ने सबको स्वाहा कर दिया। कुसंगति ने सबको स्वाहा कर दिया। नेक्स्ट आता है घाव भरना, दुश्मनी भूल जाना। इसका अर्थ होगा वाक्य में प्रयोग, उनकी सांत्वना से मेरे सारे घाव भर गए। उनकी सांत्वना से मेरे सारे घाव भर गए। किस प्रकार से आपको विशेष ध्यान यह रखना है, मुहावरे का अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं बल्कि मुहावरे का ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा समास से संबंधित प्रश्न, जो कि आपको हर कक्षाओं में मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इसको एक बार ध्यान से अगर समझ जाओगे तो कहीं भी समास आएगा आसानी से आप कर सकोगे। तो चलिए हम पहले समास को परिचय देते हैं, समास कहते किसे हैं, समास और संधि में अंतर क्या होता है, तब इस विषय पर हम आते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी है संधि और समास दोनों में डिफरेंस क्या है, संधि की डिफिनेशन और समास की डिफिनेशन में अंतर क्या है। संधि की परिभाषा है निकटवर्ती दो वर्णों या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती दो वर्णों या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। क्लियर। अब आता है समास का डिफिनेशन, सुनिए। निकटवर्ती दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं जिसमें बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें संधि की परिभाषा है निकटवर्ती दो वर्णों या दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन समास की परिभाषा है निकटवर्ती दो शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं जिसमें बीच की विभक्तियां में कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। ये तो सब परिभाषाओं में डिफरेंस था संधि और समास के। अब और एक डिफरेंस इसमें होता है, संधि में हम क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं और समास में विग्रह करते हैं। विच्छेद मीन्स होता है अलग करना, शब्द को दो भागों में बांटना, वो विच्छेद कहलाता है। और विग्रह का मतलब होता है समासिक पद जो होता है उसको बड़ा करना। विग्रह का मतलब बड़ा करना, विच्छेद का मतलब है अलग करना। ये दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। संधि में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। संधि विच्छेद करते हैं और समास का विग्रह करते हैं। विच्छेद का मतलब है अलग करना और विग्रह का मतलब है बड़ा करना। बड़ा किसको करेंगे, सामासिक जो पद है जिसमें कारक चिन्हों को छिपाया गया है, जब विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह प्रकट हो जाएंगे और उसका रूप बड़ा हो जाएगा। तो संधि और समास में ये मूल अंतर है, संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। ये दोनों चीज जब क्लियर हो जाएंगी तब आगे आप समास और संधि को ठीक से समझ पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समास और संधि का थोड़ा सा परिचय हो गया है। अब देखें, आप जानते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जो उन्हें साधारण परिभाषा बताया, निकटवर्ती दो शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं जिसमें बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, बीच की विभक्तियों को छिपा दिया जाता है, उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास का अर्थ है क्या, संक्षेपीकरण। जो बड़ा पद था उसको क्या किया, संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया। संक्षेपीकरण मीन्स होता है छोटा करना। संक्षेपीकरण माने छोटा करना। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। जो बड़ा शब्दों में लिखा जाता था उसको शॉर्ट में लिख दिया गया, उसे हम संक्षेपीकरण कहते हैं। मिले हुए शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। जो पद हमें प्राप्त होता है संक्षेपीकरण में समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है। ऐसे पदों के पहले पद को, जो सामासिक पद हमें प्राप्त होता है उसमें दो पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा जो बाद वाला पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है। पहला पद क्या होगा, पूर्व पद होगा
और दूसरा पद जो है उत्तर पद होगा। समास के अंतर्गत दो पद होंगे, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। सामासिक पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है, जो कि मैंने इसकी भूमिका में ही बता दिया। सामासिक जो शब्द होता है उसको बड़ा करना, फैला देना, उसे हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। और यहाँ क्या लिख रहा है? अलग अलग करना। अलग अलग करना जैसे संधि में आपने क्या किया? विच्छेद किया, दो भागों में बांट दिया। तो यहाँ अलग अलग करने से तात्पर्य है उसके रूप को बड़ा कर देना, क्योंकि इसके मध्य किसी प्रकार के प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाया। विग्रह का मतलब बड़ा करना और समास विग्रह कहलाता है। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव, नंबर 2 है तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्वंद्व, नंबर 5 द्विगु और नंबर 6 बहुव्रीहि। सबका अलग अलग परिचय है, सबके अलग अलग नियम है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं। एक एक समास को हम लोग देखते चलते हैं और उनके नियम को समझते चलेंगे। तो देखिए पहला समास है अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय अधिकारी शब्द हो और समस्त पद भी अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अब समस्या है अव्यय हो क्या होता है? ऐसा शब्द जो व्यय माने खंड न किया जाए और खंड कर देने पर जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाए उसे हम अव्ययी भाव या अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय, जिसे खर्च न किया जा सके। खर्च करने का तात्पर्य जिसका खंड न हो उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, जिस सामासिक पद में कोई उपसर्ग लगा हो, कोई उपसर्ग लगा हो वह भी अव्ययी भाव समास होगा। और इसकी परिभाषा बुक में जो लिखी गई है, कह रहा है जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो बता मैंने, जिस समास के पहले पद में उपसर्ग लगा होगा उसे भी अव्ययी भाव समास समझना चाहिए। उदाहरण दिया गया यथा शक्ति। यथा जो है आपका अव्यय पद है, यथा अव्यय पद है। अगर इसको खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसको अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब किसी शब्द के साथ लगेगा तभी यह अर्थ को प्रकट करता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जब विग्रह करेंगे इसका क्या होगा? शक्ति के अनुसार। के जो हमारा छिपा हुआ था, अनुसार जो छिपा हुआ था, विग्रह करने पर क्या हो गया? बाहर आ गया और सामासिक जो पद था उसका बड़ा रूप हो गया। इसी को मैंने बताया था, विग्रह माने बड़ा करना। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दूसरा स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दूसरा समास है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। कौन सा पद? दूसरा पद। दूसरा पद माने उत्तर पद। समास के दो पद मैंने बताया, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो तथा पहले खंड की विभक्त चिन्हों का लोप कर दिया जाए, पहले खंड की विभक्त चिन्हों का लोप कर दिया जाए, वहां तत्पुरुष समास होता है। पहले खंड की विभक्त शब्द माने पूर्व पद की जो विभक्त चिन्ह है उनको क्या कर दिया जाए? लुप्त कर दिया जाए, छिपा दिया जाए, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले खंड की विभक्त चिन्हों का लोप कर दिया जाए वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे जीव हिंसा। जीव हिंसा, जीवों की हिंसा। जब विग्रह करेंगे तो होगा जीवों की हिंसा, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा सुनिए, जिस समास के दोनों पदों के बीच, जिस समास के दोनों पदों के बीच पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण का संबंध हो। कैसा संबंध? विशेष और विशेषण का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक कर्ता की विभक्ति आए,
उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस समास के अंतर्गत विशेष और विशेषण का संबंध, दोनों पदों में विशेष और विशेषण का संबंध हो, ऐसे सामासिक पद को कर्मधारय समास के अंतर्गत रखा जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण है कि नील कमल। कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। यहाँ विशेषण विशेष से संबंध है। कमल की विशेषता बताई जा रही है किससे? नीले रंग से। यहाँ विशेष और विशेषण संबंध है। नीला है जो कमल, यह जो है विशेष विशेषण का उदाहरण है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, यहाँ पे कर्मधारय समास के ये उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका, जो कि बहुत सरल है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व शब्द से सुनने से ही आपको पता चल रहा है, द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा? जब दोनों समान होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो वहां द्वंद्व समास होगा। तो द्वंद्व समास के लिए उदाहरण और परिभाषा सुनिए। जिस समस्त पद में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। दोनों पद माने पूर्व पद और उत्तर पद जहां प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास समझना चाहिए। और दूसरी परिभाषा है, जिस सामासिक पद में योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, योजक चिन्हों के द्वारा जुटे हों, ऐसे सामासिक पद को द्वंद्व समास समझना चाहिए। एक परिभाषा और है इसकी, जिस सामासिक पद में पहला पद दूसरे के विपरीत हो, वहां भी द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, रात दिन, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा उसको देखिए। कहा जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, अर्थात एक ही स्तर के हो, तथा विग्रह करने पर योजक शब्द और आए हो, वह द्वंद्व समास होता है। जैसे ईंट पत्थर, ईंट और पत्थर, भाई बहन, माता पिता, रात दिन, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है आपका द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। यह समास संख्यावाचक होता है। कौन सा होता है? यह संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक समास द्विगु समास होता है। इसका पहले पद में संख्याओं का बोध होता है। जिस समस्त पद में पहला पद किसी संख्या का बोध करा रहा हो, किसी संख्या का ज्ञान करा रहा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए, जिसमें पहला पद संख्यावाची अथवा परिणामवाचक विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, पंचवटी, चौराहा आदि जो है द्विगु समास का उदाहरण है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर कभी कहीं दशानन आता है तो वहां पे द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि दशानन जो है यह पहला पद और दूसरा पद मिलके एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जब संख्याएं किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करने लगे तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा, वहां द्विगु समास नहीं होगा। द्विगु समास सिर्फ वही होगा जब संख्याएं सिर्फ अपने अर्थ को ही बता रही हो, तब वहां पे द्विगु समास होगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए दिमाग में बैठा लेना, दशानन आ जाए, पंचानन आ जाए, चतुरानन आ जाए, ऐसे शब्दों में कभी भी द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि वहां पे बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि पहला पद और दूसरा पद मिलकर के तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए वहां पर आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो लास्ट है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद क्या हो? गौण हो। न तो पहला पद प्रधान है, न ही दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद गौण हैं, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, ये दोनों पद मिलकर के किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? भगवान शिव की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इस सामासिक प्रक्रिया को आप एक दो बार देखिए,
पढ़िए, इस वीडियो को सुनिए, तो आपको शायद उम्मीद करते हैं कि समास की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, समझ में आ जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं फिर हमारा जो इक प्रत्यय से संबंधित शब्द हैं उनको किस तरीके से हम बनाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा मैंने स्टार्ट करने से पहले बताया, प्रत्यय जब किसी मूल शब्द के पीछे लग करके किसी मूल शब्द का अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा साधारण परिभाषा है, जब कोई वर्ण या शब्द किसी मूल शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। तो उनमें से आपका एक प्रत्यय इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय के कुछ शर्तें होती हैं, वह शर्त आप जान जाओ तो आपको प्रत्यय से संबंधित कहीं गलतियां नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी प्रत्यय के साथ शब्द दे दिया जाता है और बोला जाता है दिए गए शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तब वहां आपका मूल शब्द गलत हो जाता है, प्रत्यय तो आप लिख देते हो। तो उसको समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं, इक प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जो अपने मूल शब्द के पहले वर्ण में यदि किसी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, पहले वर्ण में यदि किसी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वहां पर पहले वर्ण के साथ आ स्वर लग जाता है। जैसे यहाँ पे समाज लिखा हुआ है, इक प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो इस स के साथ आ लग जाएगा। क्या लगेगा? आ लग जाएगा। आ लग करके जब पद बनाया जाएगा, बन जाएगा हमारा सामासिक। क्या बनेगा? सामासिक बन जाएगा। अब दिक्कत यह बात की आती है, आपको दे दिया जाए सामासिक शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सामा ज प्लस इक कर देंगे और वो हो जाएगा गलत। लेकिन होगा क्या? समाज। तो इस तरीके से इक प्रत्यय जब भी किसी शब्द के साथ लगेगा, किसी मूल शब्द के साथ लगेगा, मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में यदि किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसकी जगह पे आ की मात्रा पहले वर्ण के साथ आ की मात्रा लग जाएगी। यदि ई की मात्रा लगी है तो उसके स्थान पर ऐ की मात्रा लग जाएगी। अगर पहले वाले वर्ण में ऊ की मात्रा लगी हुई है तो वहां पे औ का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ नियम दिए गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला था समाज प्लस इक, इसको जोड़ा क्या बना? सामाजिक। दूसरा था बुद्धि प्लस इक, यहाँ पे मूल शब्द बुद्धि था, ब में ऊ की मात्रा लगी है, इक प्रत्यय लगाने पर ऊ की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा? औ की मात्रा लग जाएगी। ए ऐ ओ औ की मात्रा जब लगेगी तब हमारा शब्द निर्माण होगा बौद्धिक। क्या होगा? बौद्धिक हो जाएगा। तीसरा आता है भूगोल प्लस इक। मैंने बताया कि यदि मूल शब्द के साथ कोई स्वर नहीं लगा है, कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो आ की मात्रा लगेगी। यदि मूल शब्द के साथ ई की मात्रा लगी है तो ऐ हो जाएगा, ऊ की मात्रा लगी है तो औ हो जाता है। तो ऊ की मात्रा मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में लगी है, ऊ के स्थान पे औ हो जाएगा। औ हो करके हमारा रूप बनेगा भौगोलिक। क्या बनेगा? भौगोलिक। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे, मूल शब्द हमारा सप्ताह है और इक प्रत्यय लगा है। इक प्रत्यय लगने से पहले वाले वर्ण में जो मूल शब्द था उसमें किसी भी प्रकार का स्वर या मात्राओं का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इस स के साथ आ की मात्रा लग जाएगी। आ की मात्रा लग करके हम शब्द बनाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा साप्ताहिक। तो ये इक प्रत्यय से संबंधित जो नियम है इसको दिमाग में आपको रखना है।
यदि मूल शब्द के पहले वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं लगी है तो वहां पे आ की मात्रा लगेगी। अगर मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में ई छोटी हो या बड़ी की मात्रा लगी है तो उसके स्थान पे ऐ की मात्रा लग जाएगी। और मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा है तो उसके स्थान पे औ की मात्रा लगेगी, तब जाकर के शब्द जो बनेगा वह पूर्ण होगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। इस नियम को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपका इक प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए, उदाहरण के अनुसार लिखिए। रस्मों रिवाजों, इसके बीच एक योजक चिन्ह है जिसे और के नाम से हम लोग जानते हैं। और न लिख करके इस योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन यह और का बोध कराता है, जो आपके सामने लिखा है, रस्म और रिवाज। फिर है गंगा तट, गंगा का तट, गंगा का तट। सोच विचार, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है तो इसको लिखेंगे सोच और विचार। आज्ञा का पालक माने आज्ञा को मानने वाला। वैर विरोध, यहाँ भी योजक चिन्ह लगा है, वैर और विरोध। जन्मभूमि, जन्म की भूमि, तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगे हैं, उन योजक चिन्हों को प्रकट करना है। तो इस तरीके से आपके ये सारे मौखिक प्रश्न लिखित में लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, भाषा की बात में आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास से संबंधित सारे नियमों को मैंने बताया। इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए और सामासिक प्रक्रिया जो एक प्रत्यय से संबंधित शब्द हैं इसकी प्रैक्टिस करिए। तो उम्मीद करता हूँ इससे आने वाले इस चैप्टर से सारे प्रश्नों को उत्तर आप आसानी से दे सकोगे।